नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। इस बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, और इस कार्यक्रम के जरिए उन खबरों का निचोड़ एएनबी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। जम्मू कश्मीर में एक और सरपंच की आतंकियों ने हत्या कर दी है। कुलगाम जिले के काजीकुंड ब्लॉक के वेसू गांव में भारतीय जनता पार्टी सरपंच पर गुरुवार को आतंकियों ने हमला कर दिया। उन्हें गोली मार दी गई थी, लेकिन बीजेपी सरपंच को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आतंकियों ने बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद खांडे को गोली मारी है। हमला उस वक्त हुआ जब वह वेसू में अपने घर के पास में खड़े हुए थे। बीजेपी सरपंच को गंभीर हालत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद को जीएमसी अनंतनाग में एडमिट कराया गया था। जीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सोफी ने कहा कि बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद की मौत अस्पताल आने से पहले ही हो गई थी। पिछले 48 घंटे के अंदर दूसरे बीजेपी सरपंच पर आतंकियों ने हमला किया है। इससे पहले 4 अगस्त की शाम को कांजीकुंड अखरान में आतंकियों ने बीजेपी पंच आरिफ अहमद पर हमला किया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इससे पहले अनंतनाग जिले में आतंकियों ने 8 जून को कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, और आज एक बार फिर से एक और सरपंच की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कुलगाम जिले के काजीकुंड ब्लॉक के वेसू गांव में भारतीय जनता पार्टी सरपंच पर गुरुवार को आतंकियों ने हमला कर दिया। उन्हें गोली मारी गई थी, लेकिन बीजेपी सरपंच को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आतंकियों ने बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद खांडे को गोली मारी है। हमला उस वक्त हुआ जब वह वेसू में अपने घर के पास में ही खड़े हुए थे। बीजेपी सरपंच को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद को जीएमसी अनंतनाग में एडमिट कराया गया था। जीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सोफी ने कहा कि बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद की मौत अस्पताल आने से पहले ही हो गई थी। पिछले 48 घंटे के अंदर दूसरे बीजेपी सरपंच पर आतंकियों ने हमला किया है। इससे पहले 4 अगस्त की शाम को कांजीकुंड अखरान में आतंकियों ने बीजेपी पंच आरिफ अहमद पर हमला किया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इससे पहले अनंतनाग जिले में आतंकियों ने 8 जून को कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, और इस बीच आज एक और सरपंच की आतंकियों ने हत्या कर दी है। आपको बता दें कि एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां आतंकवादी सरपंचों को अपना निशाना बना रहे हैं। आतंकियों का जो ये गुट है वो लगातार सरपंच और पंचों की हत्या कर रहा है। किस रंजिश और साजिश के तहत ये हत्याएं की जा रही हैं, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्यों इस तरह के पद पर आसीन व्यक्तियों को ही मौत के घाट उतारा जा रहा है। कुलगाम जिले के काजीकुंड ब्लॉक के वेसू गांव में आज ये हत्या की गई है। बीजेपी सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई। आपको बता दें कि सुबह ये हत्या की वारदात हुई है, और हत्या भी तब की गई जब सरपंच अपने घर के पास में ही खड़े हुए थे। तभी आतंकियों ने गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें डॉक्टर्स के पास पहुंचाया, उन्हें चिकित्सालय लेकर गए थे, हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि हॉस्पिटल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद को जीएमसी अनंतनाग में एडमिट कराया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि पिछले 48 घंटे के अंदर दूसरे बीजेपी सरपंच पर आतंकियों ने हमला किया है। अब इन दोनों हत्याओं के तार आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। ये जांच का विषय है कि इन दोनों हत्याओं के पीछे आखिर कौन है। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि 8 जून को कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई थी। अनंतनाग जिले में ही उस हत्या की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। अभी इन दोनों मामलों में किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ये आतंकवादी के संगठन से जुड़े हुए हैं, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 4 अगस्त की शाम को काजीकुंड अखरान में आतंकियों ने बीजेपी पंच आरिफ अहमद पर हमला किया था। वहीं आज गुरुवार को सुबह के समय एक और सरपंच को मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया है। जम्मू कश्मीर के वेसू गांव में भारतीय जनता पार्टी सरपंच पर गुरुवार को आतंकियों ने हमला कर दिया और उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कुलगाम जिले के काजीकुंड ब्लॉक के वेसू गांव में यह हत्या की गई है। आतंकियों ने हमला किया, जिससे
सरपंच की मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बीजेपी सरपंच की गोली मारकर हत्या की गई, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि 48 घंटे के अंदर ये दूसरी हत्या है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये एक ही हत्या अभी 48 घंटे में हुई है। कल जो जिस सरपंच को कुलगाम में गोली मारी गई थी, वो अभी भी हॉस्पिटल में जीवित है और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। और दूसरा जो आज काजीकुंड में जो काजीकुंड के सरपंच थे जिनको गोली मारी गई थी, उनकी मौत हो चुकी है और उनका नाम जो है सजाद अहमद है उनका नाम। और लगातार उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार उस इलाके की तलाशी अभियान जो है वो कर रहे हैं और उन आतंकियों को उनकी धरपकड़ के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी कई बार आतंकियों ने सरपंचों को गोली मारी है और खास करके जब से 15 अगस्त का जो 15 अगस्त आने वाली है उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकियों के आका और आईएसआई ने लगातार कश्मीर घाटी को डिस्टर्ब करने की कोशिशें जो है वो जारी कर दी हैं। और खास करके जो कश्मीर घाटी में आतंकी बैठे हुए हैं उनको साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि घाटी के अंदर फिर से हालात को बिगाड़ा जाए और यहाँ पर बड़ी बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने में कामयाब जरूर हो रहे हैं। जी लेकिन रविंद्र, बात यहाँ पर यह है कि 8 जून की अगर हम बात करें, जब कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या की गई थी, तो उस समय लश्कर ए तैयबा के एक संगठन ने उस हत्या की जिम्मेदारी ले ली थी। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी किसने ली है? कोई जानकारी मिल पाई है कि किस संगठन से ये आतंकवादी जुड़े हुए हैं? जी देखिए, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है और ना ही अभी किसी संगठन ने इसकी जिम्मेवारी जो है वो ली है। लेकिन अंदेशा यही जताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से इस कायराना हरकत को जो है वो अंजाम दिया है और लगातार अब आतंकियों की धरपकड़ जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से लगातार सरपंचों को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये सरकार पर उठता है कि इनकी सुरक्षा जो है वो क्यों नहीं इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही। क्योंकि लगातार जिस तरह से निशाने पर बीजेपी के जो लीडर हैं वो निशाने पर हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सवालों के घेरे में आती है। इससे पहले भी जो हत्या हुई थी, एक बीजेपी के लीडर की हत्या कर दी गई थी, उनके पिता और उनके भाई की भी हत्या जो है आतंकियों ने कर दी थी। तो वो सुरक्षा को लेकर काफी सवाल जो है वो खड़े हुए थे। लेकिन अब फिर से आतंकी जो है अपनी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार जो है इनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवा रही है। जी बिल्कुल। और क्या ऐसा भी माना जा सकता है रविंद्र कि अब आतंकियों के निशाने पर बीजेपी पार्टी के ही सरपंच और कार्यकर्ता हैं? क्या इन्हें सॉफ्ट टारगेट मानकर अब इन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार के अंदर बीजेपी केंद्र में आई थी, उसके बाद खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी के जो विधायक थे, बीजेपी को 25 सीटें यहां पर मिली थी और उसके बाद पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन जब से पिछले साल से 5 अगस्त को जब 317 और 35 को हटाया गया, उसके बाद बीजेपी का वर्चस्व जो है वो बड़ा था। खास करके घाटी के अंदर बीजेपी के साथ कई युवा जुड़े थे और अब जिस तरह से निशाने पर खास करके बीजेपी को लिया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट जो है उनको बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो आतंकी जो हैं अब वो बीजेपी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी ये समझना होगा कि अगर ऐसे ही उनके कार्यकर्ता या लीडर मारे जाते रहे आतंकियों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है फिर से पैदा होगा कि बीजेपी जिस तरह से बार बार ये कह रही है
कि घाटी के अंदर अब बयार जो है वो बदलेगी, तो बिल्कुल। किस प्रकार वहां के बयार जो है वो किस प्रकार बदलेगी, वहां का माहौल किस प्रकार बदलेगा, ये केंद्र सरकार को सोचना होगा। और वहां पर जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं या सरपंच पंच है जितने भी हैं, उनको सुरक्षा भी मुहैया करानी होगी, वरना उनके ही दावों पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं इसी खबर पर चर्चा के लिए। रविंद्र शर्मा जी, 48 घंटे के अंदर आतंकियों का दूसरा हमला, दोनों हमले बीजेपी सरपंच पे किए गए, एक की हालत अभी गंभीर है और एक की मौत हो चुकी है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और हमारी पार्टी ने, पूरी पार्टी ने, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वहाँ के हमारे जो विधायक है मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलाम मीर साहब, और हम दोनों ने गंभीर चिंता, क्योंकि वो देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी थे, वहाँ हमारी पार्टी के विधायक थे, और बहुत ही गंभीर चिंता की बात है, बहुत दुखद घटना है कि इस तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बारी निशाना बनाया जा रहा है। पहले शुरुआत तो 26 नवंबर से हुई थी और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ही हुई थी। दूरू कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे अध्यक्ष हैं इस वक्त, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट थे और सरपंच थे पीर मोहम्मद रफी साहब। वो 26 नवंबर को बैक टू विलेज 2 के दौरान उन्होंने वो कार्यक्रम करवाया, ऑफिसर भी थे, हमला हुआ, एक ऑफिशियल भी, और उसमें वो मारे गए, शहीद हुए। और उसके बाद उसी ब्लॉक में सातवाड़ी पंचायत में अजय भारती जी, वो भी कांग्रेस के सरपंच थे और कश्मीरी पंडित समुदाय थे, उनकी निर्मम हत्या हुई। उसके बाद बीजेपी के वसीम बारी साहब जो साबका जिला सदर थे, उनकी हत्या हुई। ये चौथी हत्या बहुत शॉर्ट नोटिस में। अब 3 हत्याएं तो बिल्कुल नजदीक हुई हैं, बहुत थोड़े अंतरकाल में। लेकिन 26 नवंबर की जो हत्या हुई, मुझे दुख बात का है कि शहीद है, जो आतंकवादियों के खिलाफ चुनाव लड़ता है, सरकार के कार्यक्रम करवाता है, शामिल होता है, वो सारे शहीद हैं, किसी भी पार्टी से हों। लेकिन ऐसा भी दुखद घटना है कि अभी भी पीर मोहम्मद रफी की परिवार से कोई अफसर मिलने नहीं गया, उनको आज तक एक पैसा नहीं किसी ने दिया। उनकी बच्चियां हैं, उनकी माँ है बूढ़ी 80 साल की। इस तरह की बातें भी हैं जम्मू कश्मीर में कि एडमिनिस्ट्रेशन का नजरिया, और उनको नजर नहीं आता कि जो आदमी आतंकवादियों को गोलियों में चुनाव में हिस्सा लेता है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कहते हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, वो भी शहीद है। लेकिन इस सिलेक्टिव किलिंग से वहाँ दहशत का माहौल बनाने का एक उनका प्रयास है आतंकवादियों का। इसका बिल्कुल कुचला जाना चाहिए और खात्मा किया जाना चाहिए और सुरक्षा दी जानी चाहिए, पार्टी नहीं देखनी चाहिए। हमें दुख ये भी है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वसीम बारी जी एक साबका एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, और कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास एक भी या 2 भी पीएसओ ना हो, उनके घर में 10 होने के बावजूद भी उनके घर के 3 लोग शहीद कर दिए गए। ये बहुत तो खतरे की बात है। और इसी तरह से हमारे भी जो लोग हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का, हिंदुस्तान का झंडा उठा के चलते हैं, पाकिस्तान और आतंकवादियों की डिक्टेट्स और उनके ऐलानात के खिलाफ चुनाव में हिस्सा लेकर खड़े हैं, उनकी सुरक्षा तो भारत सरकार ने करनी है। आज तो यूटी है, होम मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेवार है कि उन्होंने बड़े वादे किए थे, और अब तो एक बात सरपंचों के नंबर लग गया, वीडीसी चेयरपर्सन है, और उसके बाद इसीलिए तो पॉलिटिशियन वहां से घर से उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। दूसरा, उनको सुरक्षा नहीं है। तो आप अगर वैक्यूम हो गया, पॉलिटिकल वैक्यूम, तो देश का बहुत बड़ा खतरा जो है वो बन जाएगा। कश्मीर खतरा है। आप बयानबाजी पे मत जाइए, आंकड़ों पे मत जाइए, आप इस चीज को देखिए कि वहाँ जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो भी एक जो है आतंकवाद को कामयाबी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी जब होती है, आतंकवादियों के पाकिस्तान के मंसूबे फेल होते हैं। तो मेरा तो ये है कि सरकार को गंभीरता से उन तमाम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए जो लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है रविंद्र जी, लेकिन ये दोनों हमले इस लिहाज से भी ठीक नहीं है। 15 अगस्त आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और 15 अगस्त के टाइम इतना ज्यादा माहौल सेंसिटिव रहता है कि इस समय तो ज्यादा चौकन्ना होना चाहिए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात होने चाहिए। किस तरह से इसे देखा जाए? हालांकि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, गंभीर चिंता, मैंने कहा कि इतने सुरक्षा बल वहाँ हैं, सेना के जवान, हमारे पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी शहादतें भी हो रही हैं। लेकिन आप आंकड़े गिन करके कहते हैं हालात सामान्य हो रहे हैं। आप
14 के बाद 15 से 1 मार्च 15 से तो आप ही सरकार चला रहे हैं। अगर आंकड़े इतने बढ़ गए कि जब 2014 की याद है मुझे कि वहां उस वक्त कहा जाता था कि कुल 70 के करीब मिलिटेंट जो है कश्मीर वैली में रह गए हैं एक्टिव, और आज 270 एक साल में मारे जाने के बाद भी और 270 एक्टिव होते हैं, तो इनएक्टिव कितने हैं वो हमको पता नहीं। सरहद के पार बात यह है कि 250-300 के करीब मिलिटेंट जो है वो बड़े बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट और यहाँ जो डील कर रहे हैं मिलिटेंसी के आर्मी और पुलिस के लोग, वो ये ऐलान करते हैं और 3260 बार पाकिस्तान फायर करता है, इन्फिल्ट्रेशन भी करवाता है, और जबकि साल में कहीं 100 या 200 बार कहीं सीज फायर वायलेशन होती थी। हद हो गई है, ये मैं कहना चाहूंगा। इस साल अभी तक मुझे लगता है कि 2500 के करीब सीज फायर वायलेशन की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से हो गई, तमाम इन्फिल्ट्रेशन होती है। सीज फायर की घटनाएं भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और लगातार पंचों सरपंचों को भी निशाना आतंकवादियों के द्वारा बनाया जा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना ही होगा, वरना हालात और भी ज्यादा गंभीर और भयावह हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में एक और बीजेपी सरपंच को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि 4 अगस्त को ही एक और सरपंच जो कि बीजेपी से ही थे, उन पर हमला किया गया था। हालांकि उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती हैं। गंभीर स्थिति में इस समय वो हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और आज इस सरपंच को गोली मारी गई थी, सज्जाद अहमद, उनकी मौत हो चुकी है। सरकार को वाकई में इस ओर ध्यान देना होगा कि आखिर क्यों पंचों और सरपंचों को ही निशाना बनाया जा रहा है, आखिर क्यों इन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में 2 संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। उपनगरी ज्वालापुर के धीरवाली मोहल्ले में भैरव मंदिर के बाहर राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर जश्न के दौरान दीप जलाने और मंदिर में पूजा के दौरान हंगामा हो गया। देखते ही देखते एक समुदाय के कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, मंदिर में पूजा कर रहे लोगों पर भी पथराव किया गया और आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस पथराव और हिंसक झड़प में 2 युवकों के सिर तक फूट गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सामान लेने जा रहा था, भीड़ आ रही थी उधर से, उन्होंने मुझे मारना शुरू करा। उनके हाथों तलवार, हॉकी, डंडे सब थे। मुझे 4-5 आदमियों ने घेर लिया और मेरे घर के आगे गली में आ गए। उधर से आया, मैंने पूछा कि भाई मुझे क्यों मारे, क्या बात हो गई। मैं मारना शुरू कर दिया। तो काफ़ी लड़कों में बल प्रयोग हुआ, मतलब हॉकी डंडे काफ़ी लोगों को मारे। मैं उससे नहीं जोड़ता, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं तो अपनी गली से सामान लेने जा रहा था, उधर से भीड़ आ रही थी और इधर के भी कुछ लड़के थे जिन्हें मारा गया। इसके अंदर दिवाली मना रहा था, खुशियाँ मना रहा था। प्रदेश सरकार के द्वारा भी, हमारे सामाजिक संगठनों के द्वारा भी ये आह्वान था कि अपने घर पे 5 दिए जलाएं, दिवाली मनाएं। ऐसे में एक ज्वालापुर के एक मोहल्ले के कुछ लड़के जो शरारती हैं, जिनके पहले भी 4-5 प्रकरण ऐसे हो चुके हैं, विवादों में रहे हैं, अनेक घटनाएं उन्होंने पहले भी किसी के सिर फोड़ने की, कहीं पथराव करने की। मैं थोड़ी देर पहले ही गुजरा था, जानबूझकर गाड़ी के अंदर आए और गाड़ी से उन्होंने जिग-जैग गाड़ी वो चला रहे थे और जानबूझकर उन्होंने हमारे जो दिए जले हुए थे, इरादे तन उन लोगों ने उसकी गाड़ी के टायरों से उनको जो है रौंदा। उसके बाद
महिलाएं अपने घर के सामने दीपक जला रही थी, उनके साथ में उन्होंने बदतमीजी की। और जो गली उसके बाद जब उनको रोकने का प्रयास किया, वो अपने मोहल्ले के अंदर गए, वहाँ से 20-25 लोगों का ग्रुप को लेकर आए, जिनके हाथ में डंडे थे, हथियार थे, धारदार हथियार भी थे और पत्थर थे। उसके बाद वो एक गली में घुस जाते जहाँ महिलाएं दीपक जलाने का काम कर रही थी, उन महिलाओं के साथ में बदतमीजी करी। उनके लड़का अरुण जो अपने घर के सामने खड़ा हुआ था, उसको कुछ घटना की जानकारी भी नहीं थी, उसके सिर में धारदार हथियार मार के, चाहे वो कहते तलवार की कोई चीज़ थी, इतना बड़ा जख्म किया कि उसको 19 टांग किया है। तो ये अराजकता का माहौल उन्होंने पैदा करने की कोशिश छोड़ दे। बच्चों के उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो दो पक्ष सामने आ गए थे, तो खैर अब शांति है, पुलिस फोर्स को यहाँ पर रख दिया गया। बाकी क्या कारण रहा क्या है उसकी मतलब जांच की जा रही है, जैसे भी फैक्ट्स आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। एक दो को कह रहे हैं मामूली चोट लगी हुई, उसको दिखाया जा रहा है, अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो धर्मनगरी हरिद्वार का ये मामला एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला है। दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। उपनगरी ज्वालापुर के धीरवाली मोहल्ले में भैरव मंदिर के बाहर राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर जश्न के दौरान दीप जलाने और मंदिर में पूजा करने के दौरान ये हंगामा हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास खरे इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सांप्रदायिक तनाव का मामला सामने आया है हरिद्वार से। बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें हरिद्वार नगरी ज्वालापुर में दो संपर्क गांव में बीच हिंसक झड़प से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। बात किया जो कर राम मंदिर का जो जश्न है पूरे देश में मनाया जा रहा था, तो वहीं जैसे कि ज्वालापुर में रंगोली बनाकर जो स्थानीय लोग हैं खुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा मौके पर वहां पर पहुंचा जाता है और जो वाहन से जो है जो दीप वहां पर जला गए थे उनको जो है कुचला जाता है। तो इसी के बीच वहां पर जो मंदिर में महिला अन्य वहां पर जो पूजा करी थी उनके साथ भी छेड़छाड़ की जाती है। तो इसका विरोध करने पर जो स्थानीय लोग वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे, जो खुशी जाहिर कर रहे थे, तो इसी के बीच जो अराजक तत्व है वो हथियार लेस लाठी डंडे और तलवार से वहां पर पहुंचे और इसी के बीच देखते हैं वहां पर हंगामा होगा और हंगामा साथ साथ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा वहां पर पत्थरों से भी वार किया गया और काफी लोग इसमें जो है घायल हुए। घायल व्यक्तियों को सभी को जो है पुलिस ने वहां पर हॉस्पिटल उनको भिजवा दिया गया और लगातार इस पर जो है पुलिस अभी पूरे मामले की जांच करे। हालांकि पुलिस ने भी दो व्यक्तियों को इसमें जो है जेल भेज दिया गया है और पूरे मामले के भी जिस तरह से एसपी सिटी ने बताया इसमें भी जांच कर रही है और भी लोग इसमें गिरफ्त में आएंगे। पल्लवी, विकास, जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन असामाजिक तत्वों ने दंगा भड़काने की कोशिश की, इस तरह का तनाव फैलाने की कोशिश की, उनके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है। कितनी सच्चाई है इन दावों में? बिल्कुल, बात की जाए तो इस घटनाक्रम में मौके पर जो घायल प्रदर्शित का कहना है कि श्री राम मंदिर निर्माण शुरू होने के उपलक्ष्य में स्थानीय लोगों द्वारा दीप जलाकर खुशी का इजहार वहां पर किया जा रहा था। तभी वहां पर जो दूसरे समुदाय के लोग पहुंचते हैं और लोगों से मारपिटाई करनी शुरू कर देते हैं। घटना के समय में अपने घर का एक व्यक्ति जो घायल हुआ है वो राशन लेने जा रहा था, तभी भीड़ द्वारा उसके साथ जो है मारपीटाई की गई और उसको घायल किया गया है और जो व्यक्ति अराजक तत्वों के द्वारा वहां पर पहुंचे थे उनके पास हथियार लेस थे, लाठी डंडों से उन्होंने जो उन पर वार किया। वही घटना स्थान पर पहुंचे जो ज्वालापुर विधायक आदेश चौहान का कहना है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास और मंदिर निर्माण का कार्यारंभ हुआ है। इसी उपलक्ष्य में स्थानीय लोगों द्वारा दीप जलाकर खुशी मनाई जा रही थी। इस दौरान मोहल्ले में रहने वाले कुछ शरारती तत्वों द्वारा जिनका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ऐसा आदेश चौहान विधायक ने कहना है कि इन शरारती तत्वों द्वारा अपनी गाड़ी से जल रहे दीपों को रोधा गया और वह मौजूद महिलाओं से बदतमीजी भी की गई। एक भीड़ जो हथियार और डंडों से लैस थी उसके द्वारा पत्थरों भी किया गया। इसी में ही दो लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति के सिर में लगभग 19 टांके आए। इन पर शरारती तत्वों द्वारा एक राजनीतिक तत्वों का जो माहौल बनाया गया है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर आदेश चौहान जो ज्वालापुर विधायक है उनकी प्रतिक्रिया आई है और लगातार इस मामले में पुलिस अभी पूरी जांच कर रही है और जो भी जांच का तत्व सामने आएंगे उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी दो व्यक्ति जेल भेज दिए गए और पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पल्लवी, बिल्कुल विकास, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि धीरवाली मोहल्ले में जहां ये पूरी वारदात हुई वहां पर अभी फिलहाल माहौल कैसा है? बताया जा रहा है कि तनावपूर्ण माहौल है और कल से ही वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बिल्कुल, बात की जाए तो जिस तरह की हिंसक ये हुई है तो वहां पर जो अभी
तनाव पूरी तरह से बना हुआ है। प्रशासन की टीम वहां पर पूरी तरह से मौजूद है और वहां पर जो पीएससी तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी इस तरह की हिंसक झड़प ना हो। हालांकि तनाव वहां पर पूरी तरह से बना हुआ है और स्थानीय पुलिस वहां पर लगा दी गई है ताकि इस तरह से और भी माहौल गर्म ना हो। लेकिन साफ तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये मांग है कि जिस तरह से ये लोग पहले भी इनकी आपराधिक घटना और इतिहास रहा है कि इनके द्वारा जिस तरह से जो है वहां पर तोड़फोड़ की गई, जो अन्य वहां पर गाड़ी थी वो भी वहां पर काफी तोड़ी गई उनके द्वारा, पत्थरों के द्वारा। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो वहां पर गाड़ी जो 4 व्हीलर वहां पर खड़ी थी वो भी पूरी तरह से वहां पर जो है तोड़ी गई है। तो साफ तौर पर स्थानीय लोग भी ये मांग करें कि जल्दी और भी जो व्यक्ति बचा है, जो शरारती तत्व बचे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो और जल्दी इनको भी जेल में डाला जाए। तो लोगों को, जैसा कि आपने जानकारी दी कि गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, और कितने लोगों के इसमें शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं विकास? बिल्कुल पल्लवी, इस पर हमारी जब एसपी सिटी से भी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कमलेश उपाध्याय का कहना है कि इसमें जो है भी जांच की जा रही है और जो जांच के तथ्यों में पाया जाएगा उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन जो है शरारती तत्व थे इन पर की जाएगी। और पुलिस में अभी भी छानबीन करी है और लगातार जो पुलिस की एक टीम है वो गठित कर दी गई है और लगातार इन सभी का जो इतिहास जो है पूर्व का वो भी कंगाला जा रहा है। तो इस पर साफ तौर पर हरिद्वार पुलिस का कहना है कि इन पर जो है कार्रवाई की जाए और किसी भी इस तरह की जो अराजक तत्वों के द्वारा जो गुंडागर्दी फैला गई है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो धर्मनगरी हरिद्वार का ये मामला हमने आप तक पहुंचाया, जहां 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव फैल गया। दरअसल भैरव मंदिर के बाहर राम मंदिर शिलान्यास की खुशी में एक समुदाय के द्वारा दीप जलाए गए थे। इसी समय दूसरे समुदाय के कुछ लोग आए और उन्होंने दीयों को कुचलना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच हल्की फुल्की कहासुनी हुई और बाद में ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। इस पूरे मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, ANB न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कर्ण। अगर आपको या आपके परिवार